नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडिया। सुबह के बज गए 8। वक्त है गंगा सवेरा का। शुरुआत करेंगे गंगा सवेरा की। सबसे पहले कर्णप्रयाग से आई तस्वीरें आपको दिखाएंगे। पहाड़ी दरकने की तस्वीर जो वायरल भी हो रही है। एबीपी गंगा पर ये तस्वीर आपके सामने देखिए। कर्णप्रयाग की ये तस्वीरें हैं। कर्णप्रयाग की तस्वीरें हैं। आपको बता दें कि लगातार पहाड़ियां दरकने का सिलसिला जारी है। ये कर्णप्रयाग की पहले की तस्वीरें हैं जब पहाड़ी वहां पर दरकी थी और पहाड़ियां कुछ इसी तरह से टूट रही हैं। और पहाड़ उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड के अलग अलग जिलों से कुछ इस तरह की तस्वीरें इससे पहले भी आए हैं। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग गौचर के पास में आईटीबीपी कैंप के पास में ये जो है ये पहाड़ी टूटी। बड़ी खबर अब आपको दिल्ली से दे दें, जहां पर संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा के 5 महीने पूरे हो गए। संपूर्ण लॉकडाउन, देश को लॉकडाउन कोरोना के चलते किया गया। पूर्णबंदी लागू की गई। किसी तरह की भी गतिविधि आवश्यक सेवाओं को छोड़कर बंद थी देश पे। 5 महीने उसको पूरे हो गए हैं और आज ही के दिन यानी कि 24 अगस्त को कोरोना काल के 5 महीने पूरे हो गए। 24 मार्च को प्रधानमंत्री ने ऐलान किया था, 24 मार्च को, और 24 अगस्त को कोरोना के काल के 5 महीने पूरे हो गए। हालांकि इस बीच में आपको ये बता दें कि अनलॉक का ये सीजन भी चल रहा है। पहले लॉकडाउन लगा, उसके बाद अनलॉक के अलग अलग फेज देखिए। अब अनलॉक 3 भी शुरू होने वाला है। अनलॉक 3 में कई चीज़ों को लेकर छूट मिल सकती है। अगर हम खासतौर पर दिल्ली की बात करें तो अब दिल्ली के मुख्यमंत्री मेट्रो चलाने पर भी विचार कर रहे हैं कि अब आर्थिक गतिविधियों की ओर आगे बढ़ना चाहिए। पूरे 5 महीने हो चुके हैं लॉकडाउन के और उसमें अनलॉक फेज 3 के करीब। हेल्थ सेक्टर के एक्सपर्ट्स और अन्य देशों के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए देश आज एक महत्वपूर्ण निर्णय करने जा रहा है। आज रात 12 बजे से पूरे देश में, ध्यान से सुनिए, पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। तो 24 मार्च को प्रधानमंत्री का ऐलान और इसको 5 महीने पूरे हो गए। खबरों में आगे बढ़ रहे हैं। कानपुर से अब आपको बड़ी खबर देंगे। संजीत अपहरण मामला, इसी मामले से जुड़ी हुई बड़ी खबर इस वक्त हम आपको देंगे। संजीत अपहरण मामले में आज फिर से सुनवाई होने वाली है। आरोपियों के खिलाफ आज सुनवाई होगी। पुलिस ने नार्को टेस्ट के लिए याचिका एक अपील दाखिल की है। नार्को टेस्ट करवाना चाहती है पुलिस। अपहरणकर्ताओं के नार्को टेस्ट के लिए अपील दाखिल की गई है। कानपुर के जिला न्यायालय में आज आपको बता दें कि सुनवाई होने वाली है। नार्को परीक्षण का प्रयोग किसी भी व्यक्ति की जानकारी जुटाने के लिए किया जाता है जब वो जानकारी दे नहीं रहा होता है या फिर असमर्थ हो जाती है इस तरह से, तो ऐसे में नार्को टेस्ट की अपील। प्रभात अवस्थी हमारे संवाददाता इस खबर पर और ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए। प्रभात, कितने बजे सुनवाई होने वाली, पुलिस क्या अपील दाखिल करने वाली है और जो आरोपी है उनकी तरफ से क्या इसमें कोई आपत्ति जताई जा रही है? बिल्कुल, इन्हीं सब चीजों को लेकर आज कोर्ट में पेशी होगी और वहां पर अपहरणकर्ता जो पकड़े गए उनसे पूछा जाएगा कि क्या वो नार्को टेस्ट कराने की तैयार है और किस तरह का वो जवाब देते हैं। फिलहाल 100 की बरामदगी अभी तक नहीं हो सकी। फिरौती वाला जो बैग है वो कहाँ पर है उसके बारे में कुछ जानकारी नहीं मिली। यहाँ तक कि फिरौती की जो रकम, जो परिजनों का कहना है कि उन्होंने 30 लाख रुपए दिए हैं, तो उसकी कोई बरामदगी नहीं हुई। इन्हीं सब चीजों को लेकर पुलिस जो है वो नार्को टेस्ट के लिए प्रभात नार्को टेस्ट की अपील कर रहे हैं, यानी कि पुलिस अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर चुकी है और थक हार चुकी है और पुलिस को कोई इनपुट, कोई जानकारी इन आरोपियों से मिल नहीं रही। तो ऐसे में आप नार्को की टेस्ट की तरफ जा रहे हैं? जी बिल्कुल, लगातार रिमांड पर लेकर पूछताछ की गई लेकिन काफी मशक्कत के बाद 100 जो है उसको नहीं बरामद कर सकती है। कोई भी अहम सुराग जो है वो हाथ नहीं लगे हैं। तो पुलिस को शक है कि कहीं ऐसा ना हो कि अपहरणकर्ता को झूठ बोल रहे हो, लिहाजा नार्को टेस्ट के लिए। ठीक है प्रभात, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इन आरोपियों के मन से सत्य को निकालना है। सच क्या है वो पुलिस को अभी तक पता नहीं चल पाया, क्योंकि न शव मिला है न फिरौती का वो बैग मिला है।
अब आपको देंगे बड़ी खबर वाराणसी से, जहां पर आज से बीएचयू की प्रवेश परीक्षा शुरू होगी। अब कोरोना को देखते हुए 3 शिफ्टों में ये परीक्षा होने वाली है। बीएचयू की प्रवेश परीक्षा जो एंट्रेंस एग्जाम है वो आज होने वाला है और 3 शिफ्ट में ये बताया जा रहा है कि होगी। देश के 200 शहरों में एग्जाम सेंटर्स बनाए गए हैं, एंट्रेंस एग्जाम सेंटर्स बने हैं और सुबह 8 बजे से प्रथम पाली की परीक्षाएं आपको बता दें कि शुरू भी हो गई हैं। 24 से 31 अगस्त तक प्रथम प्रवेश परीक्षा होगी, ये पहली प्रवेश परीक्षा होगी। उसके बाद 9 से 18 सितंबर तक दूसरी प्रवेश परीक्षा। पहली शिफ्ट में पोस्ट ग्रेजुएट और कुछ अंडर ग्रेजुएट के लिए प्रवेश परीक्षा है। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ नीतीश पांडे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। नीतीश, कोरोना का काल चल रहा है, एक तरफ कहा जा रहा था कि एग्जाम्स क्यों लिए जा रहे हैं, लेकिन अब एंट्रेंस एग्जाम है क्योंकि बच्चों के भविष्य का सवाल है, क्योंकि उनको कॉलेज में जाना है, पढ़ाई करनी है। क्या व्यवस्था, क्या मैनेजमेंट, क्या व्यवस्था तैयार की गई, किस तरह का प्रबंधन है एग्जाम्स कंडक्ट करवाने के लिए, सेंटर्स पर किस तरह की व्यवस्था है, कितनी पालियों में किस तरह से एग्जाम्स होंगे? मैं चाहता हूं कि आप दर्शकों को, स्टूडेंट्स को समझाएं, बताएं। जी राजीव, इस वक्त हम बीएचयू परिसर के लॉ फैकल्टी जो सेंटर है, जो प्रवेश परीक्षा का केंद्र है, वहां पर खड़े हैं और आप देखिए ये सोशल डिस्टेंसिंग के पूरे इंतजाम किए गए हैं। इसके साथ ही जो परिसर है, जो मुख्य परिसर जिसमें प्रवेश परीक्षा होगी, जहां पे परीक्षार्थी प्रवेश परीक्षा देंगे, वहां पर पूरी तरह से सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है। बाहर सैनिटाइजर के लिए यहाँ पर व्यवस्था की गई है और हर उस परीक्षार्थी को ये साफ तौर पर आदेश दिया गया है कि आप मुंह पर मास्क लगा कर आएँ और इसके साथ ही सैनिटाइज़र लेकर भी आएं। अगर आप अपनी कॉपी को छूते हैं या किसी भी तरह की अपनी पेन छूते हैं तो सुरक्षा से किसी भी तरह का खिलवाड़ ना हो। आज से 31 तारीख तक अगर प्रथम शिफ्ट की बात करें और जो द्वितीय शिफ्ट की बात करें तो 9 तारीख से 18 सितंबर के बीच वो परीक्षा होगी। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर अभी बीते दिनों ये परीक्षा जो होनी है, प्रवेश परीक्षा जो होनी है, उसे लेकर बीएचयू परिसर में कई तरह की शिकायतें भी आ रही थी और इसके साथ ही कई सवाल भी खड़े हो रहे थे कि बीएचयू जब इस प्रवेश परीक्षा को कराएगा तो कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन प्रभावित हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर परीक्षाएं आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से इंतजाम किए गए हैं। हर किसी आने जाने वाले की थर्मल स्कैनिंग की जा रही है और इसके साथ ही पूरे इंतजामों के बीच बीएचयू की प्रवेश परीक्षा कराई जा रही है। 3 शिफ्टों में यह परीक्षा होगी और 3 शिफ्टों में इस परीक्षा को कराने का मतलब ही होता है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन कराया जाएगा। लेकिन इन 3 शिफ्टों में होने वाली परीक्षा में सोशल डिस्टेंसिंग का कितना पालन होता है, स्थिति क्या होती है, ये देखने वाली बात होगी। राजीव जी, नीतीश, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो पूरी तैयारियां, व्यवस्थाएं हैं, कोरोना काल के दरमियान जितनी भी एडवाइजरी, सबका पालन किया जा रहा है। बलरामपुर से बड़ी खबर, गिरफ्तार आईएसआईएस आतंकी के घर से कई सामान बरामद हुए हैं। आईएसआईएस आतंकी अबू यूसुफ और मुस्तकीम, उसके घर से कई सामान बरामद हुए हैं। आतंकी के घर से बड़ी मात्रा में बारूद मिला है, आईएसआईएस का झंडा मिला है। बड़ी मात्रा में आतंकी के घर से एक्सप्लोसिव बरामद किए गए, यानी कि विस्फोटक बरामद किए गए। इस आतंकी अबू यूसुफ के घर से लोन वुल्फ अटैक के लिए फायरिंग बोर्ड पर प्रैक्टिस ये आतंकी करता था, यानी कि ये तैयार था मानव बम बनने के लिए। ये कभी भी फट सकता था, विधायन की तरह। इसको इस तरह से इसने अपने आप को ट्रेन कर लिया था पूरी तरह से। दिल्ली स्पेशल सेल और यूपी एटीएस ने सामान बरामद किए हैं। और ज्यादा जानकारियों के साथ, डिटेल जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शैलेश अरोड़ा हमारे साथ जुड़ गए। शैलेश, क्या क्या सामान बरामद किए गए हैं, आप दर्शकों को विस्तार से बताएं। देखिए, वहाँ पर अगर एजेंसियों की माने तो जो आपत्तिजनक कुछ साहित्य है मिला है, वहाँ से विस्फोटक बरामद हुआ है, पिस्टल बरामद हुई है। इसके अलावा कार्डबोर्ड जिस पर फायरिंग के लिए प्रैक्टिस की जाती है वो बरामद हुए हैं वहाँ से, और काफ़ी सामान मिला है। और दूसरी खास बात जो इस चीज़ में सामने आई है, हम बताना चाहेंगे अपने दर्शकों को राजीव, कि जो लोन वुल्फ अटैक जिसकी बात आ रही है कि ये आतंकी लोन वुल्फ अटैक करने की फिराक में था, तो ये भी जानना ज़रूरी है कि लोन वुल्फ अटैक होता क्या है और कितना खतरनाक होता है। देखिए, लोन वुल्फ अटैक की तैयारी करने का साफ मतलब है कि वो एक भेड़िया जिस तरह से अटैक करता है उस तरह से आतंकी करता है, और उसमें आतंकी जो होता है अचानक से कहीं पर भी
भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाते हैं, फायरिंग करना या बम की या विस्फोटक की मदद से वहां पर कोई धमाका करना, जिसका सिर्फ एक उद्देश्य होता है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान लेना। कभी इसमें फायरिंग का इस्तेमाल किया जाता है, कई देशों में इसका देखा जा चुका है, भारत में भी इस तरह का इस्तेमाल पूर्व में हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर फायरिंग करके उनकी जान ली जाए, चाहे गाड़ी से कुचला जाए। उद्देश्य सिर्फ एक कि वो ये मान कर जाते हैं आतंकी कि हमें ख़त्म होना है, लेकिन अपने मरने से पहले हम कितनी ज़्यादा से ज़्यादा जानें ले सकते हैं, यानी मंसूबे कितने खतरनाक है। इसी दो शब्द लोन वुल्फ, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितने खतरनाक मंसूबे थे। सिर्फ एक मंशा थी कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान ली जाए, दहशत फैलाई जाए, और इसी की यानी इरादा तो था शैलेश बहुत लोगों की जिंदगियों को खत्म करने का, लेकिन अभी उसकी जिंदगी मुश्किल में है। आपका शैलेश, आप हमारे साथ बने रहे, मैं आगे अगली खबर पर आपके पास लौट रहा हूं। लेकिन ये बड़ा सवाल यहाँ पर, क्योंकि अगर वो घर पे प्रैक्टिस करता था, एयरगन से प्रैक्टिस करता था, सवाल ये कि क्या घर वालों को नहीं मालूम था, जो अब तक पल्ला झाड़ रहे हैं, कि उन्हें तो मालूम भी नहीं था कि उनके परिवार का सदस्य इन कामों में लिप्त है या इस तरह की कुछ सोच रखता। सवाल उठेगा, क्या पास पड़ोसियों को मालूम नहीं था? खैर, आगे बढ़ रहे हैं। लखनऊ से अगली बड़ी खबर है। प्रदेश के सभी प्राइमरी स्कूलों में अब लाइब्रेरी बनेगी। एनसीईआरटी के 500 से 1000 किताबें इस लाइब्रेरी में रखी जाएगी, तो हर एक स्कूल में होगी। प्राइमरी स्कूल में ये लाइब्रेरी होगी। सभी स्कूलों को प्राइमरी क्लासेस के लिए ये मैथ्स किट दी जा रही है। कोरोना के काल के बाद अब नए रूप में ये परिषदीय स्कूल दिखाई देंगे। शैलेश का रुख करते हैं, हमारे संवाददाता जुड़े हमारे साथ। शैलेश, जो ये नए रूप में दिखाई देंगे परिषदीय स्कूल, बताइए किस तरह का नया रूप है, ये किस तरह से, किसकी सोच है और कैसे इम्प्लीमेंट होगी, बताइए। देखिए राजीव, इस समय पूरे प्रदेश में कोरोना के चलते जो शिक्षण संस्थान है वो बंद पड़े हुए हैं और इस समय ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है। ऐसे में जो बेसिक शिक्षा विभाग है, जो शासन है, उसने ये तैयारी की है कि क्यों ना जब तक ये स्कूल बंद है, इस समय सारे स्कूलों की तस्वीर बदलने पर काम किया जाए, और इसी के तहत ये सारे काम हो रहे हैं। देखिए, एक ऑपरेशन कायाकल्प पहले से ही प्रदेश सरकार में चल रहा है, जिससे स्कूलों में टाइलिंग का काम, वहाँ के रंग रोगन का काम, उन्हें संवारने का काम है। अब इसी बीच में ये बात आई है कि हर एक स्कूल में 500 से 1000 किताबों की एक लाइब्रेरी होनी चाहिए। देखिए, मुख्यमंत्री, बेसिक शिक्षा मंत्री ने पहले कई बार इस चीज़ को लेकर वकालत की, कहा कि ये व्यवस्था की जाए, और अब वो व्यवस्था होने वाली है। इसके अलावा सभी स्कूल जो है, अभी भी हम देखते हैं कि बहुत सारे स्कूलों में बच्चे ज़मीन पर दरी बिछा कर बैठते हैं, तो इसको लेकर काम किया जा रहा है कि कम से कम जब तक कोरोना काल खत्म हो, स्कूल खुले, तो 40 से 50% स्कूलों में फर्नीचर की व्यवस्था कर दी जाए। इसको लेकर काम चल रहा है। इसको लेकर अवस्थापना में सुविधाओं के नाम पर जो बजट जब जारी हुआ था, उसमें भी दिया गया था पैसा। इसके अलावा जो तीसरी महत्वपूर्ण चीज़ है कि स्कूलों में अक्सर ही बात सामने आती है ऑनलाइन उपस्थिति की, बच्चों की डिजिटल लर्निंग की। इस समय जैसे बात करें, ऑनलाइन क्लासेस का दौर चल रहा है, तो इसको लेकर जो एक योजना थी सरकार की कि हर स्कूल को एक टैबलेट दिया जाएगा, हर टीचर को एक टैबलेट दिया जाएगा, तो वो कैसे अब जल्द से जल्द पूरा किया जाए। यानी कि कुल मिलाकर बदली परिस्थितियों के अनुरूप बदला स्वरूप भी दिखाई देगा। शैलेश, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। खबरों में आगे बढ़ रहे हैं। सीतापुर का रुख करें, जहां पर ट्रैक्टर ट्रॉली की कंटेनर से टक्कर हुई हादसे में 2 मजदूरों की मौत की इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है। सीतापुर से ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर हुई है कंटेनर से, 2 मजदूरों की मौत हो गई है, 8 लोगों के घायल होने की भी सूचना है। सभी घायलों को फिलहाल जिला अस्पताल में ले जाया गया है, भर्ती करवाया गया है। 2 की मौत हो गई है। शहर कोतवाली इलाके के शाह मोहल्ले की घटना है, जहां पर यह टक्कर हुई है। ये जबरदस्त टक्कर ट्रैक्टर ट्रॉली की कंटेनर के साथ हुई है। हादसे में 2 मजदूरों की मौत हो गई, क्योंकि ट्रैक्टर ट्रॉली में ऐसे बताया जा रहा है कि 2 इस मजदूरों से भरी हुई थी, मजदूर थे। ऐसे में 2 की मौत हो गई, 8 लोग घायल हैं, अस्पताल ले जाया गया, उनका इलाज चल रहा है। ट्रैक्टर ट्रॉली और कंटेनर की जोरदार टक्कर में 2 लोगों की मौत की इस वक्त बड़ी खबर सीतापुर से मिल रही है। अब बड़ी खबर आपको मेरठ से देंगे, जहां पर एनसीईआरटी अवैध बुक मामला है, जहां पर किताबें छापी गई, करोड़ों की किताबें छापी गई एनसीईआरटी की गलत और अवैध तरीके से। समाजवादी पार्टी आज प्रदर्शन करने वाली इस मामले को लेकर सपा घेरेगी। एनसीईआरटी अवैध बुक मामले में राज्य सरकार को गलत कामों में भी आंखें मूंदे बैठी है बीजेपी, ये सपा का कहना है। जितने गलत काम हैं सब बीजेपी के लोग कर रहे हैं। मेरठ के कमिश्नरी चौक पर विरोध प्रदर्शन समाजवादी पार्टी करेगी। बलराम पांडे हमारे संवाददाता खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करते हैं। बलराम, बताइए, समाजवादी पार्टी अब किस तरह से प्रदर्शन करने वाली? सवाल ये है कि कोरोना के काल है, प्रोटेस्ट की इजाजत नहीं है, तो फिर कैसे प्रोटेस्ट होगा? देखिए राजीव, जो यहाँ पर
समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, उन्होंने साफ तौर से कहा है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग काला बाजारी और घोटाले में संलिप्त हैं, उसको लेकर के समाजवादी पार्टी आज कार्यालय में अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेगी और उसके बाद वहां से एक पदयात्रा निकालते हुए कलेक्ट्रेट जाएगी, जिलाधिकारी को ज्ञापन देगी और प्रोटेस्ट करेगी कि ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। क्योंकि इस पूरे प्रकरण में जो एनसीईआरटी की अवैध बुकों की छपाई का मामला था, उसमें 4 लोगों को गिरफ्तार तो किया गया है, लेकिन जो मुख्य आरोपी हैं, जो दोषी हैं, वो कहीं ना कहीं अभी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। उनकी गिरफ्तारी की मांग करेंगे और कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, ताकि एक नजीर बने इस तरीके के कृत्य करने वालों के लिए। तो इसी बात को लेकर के जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो प्रोटेस्ट करेंगे और सरकार को दिखाएंगे कि किस तरीके से उन्हीं के लोग सारे घोटाले कर रहे हैं। उन्होंने कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं बीजेपी नेताओं के ऊपर कि जितने भी जिले में गलत कार्य हो रहे हैं, वो सब बीजेपी के कार्यकर्ता ही कर रहे हैं। और यही वजह है कि आज समाजवादी पार्टी जो कुंभकर्ण की नींद सो रही सरकार है, उसको जगाने का काम करेगी। और ठीक है बलराम, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो आपको बता दें कि एनसीईआरटी अवैध बुक छापने के मामले में जो फरार है, जो मुख्य आरोपी बताया जा रहा है, वो बीजेपी का जिला उपाध्यक्ष भी बताया जा रहा है कि पॉलिटिकल कनेक्शन है। लिहाजा इस मामले को विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी उठाने वाली है और प्रोटेस्ट करने वाली है। प्रयागराज से बड़ी खबर अब आपको देते हैं। पूर्व बसपा एमएलसी सीवी इनिस पर आरोप है। पूर्व बसपा एमएलसी है सीवी इनिस, उन पर आरोप है। एमएलसी समेत अन्य पर करोड़ों के गबन का आरोप, यानी कि भ्रष्टाचार का आरोप पूर्व बसपा एमएलसी पर और सीवी इनिस की विधवा बहू शिल्पी इनिस ने यह आरोप लगाया। तो आरोप लगाने वाला भी कोई और नहीं है। मोहम्मद मोइन हमारे संवाददाता खबर पर और ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए, सीधा उनका ही रुख करते हैं। मोइन, बताइए क्या आरोप लगाए हैं शिल्पी इनिस ने सीवी इनिस पर? जी बिल्कुल, जो सीवी इनिस हैं वो बहुजन समाज पार्टी के नेता रहे हैं जो है, और बीएसपी की जब सरकार थी 2007 में मायावती के जो है, तो उनको एंग्लो इंडियन सदस्य के तौर पर एमएलसी नामित किया गया था। और इनकी कई संस्थाएं हैं जिसमें एजुकेशन का काम किया जाता है। खासतौर पर उनकी बहू ने एफआईआर दर्ज कराई है, विधवा बहू है। उनके बेटे की बाढ़ के पानी में डूबने से मौत हो गई थी 4-5 साल पहले, और बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा गया है कि करोड़ों का भ्रष्टाचार किया है, गबन किया है जो संस्थाएं हैं, और उसमें शिक्षा के साथ खिलवाड़ किया गया है। इस मामले में पुलिस ने औद्योगिक थाना क्षेत्र में एफआईआर दर्ज कर ली है, जांच शुरू कर दी है, और अभी उनकी गिरफ्तारी नहीं की गई है। और जो अफसरान है उनका ये कहना है कि इस मामले में जांच की जाएगी और जांच के बाद जो शुरुआती नतीजे आएंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जी मोइन, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो आरोप लगाए हैं, बहू ने आरोप लगे हैं ससुर पर। आरोप बहुत गंभीर हैं कि भ्रष्टाचार किया गया, गबन किया गया है, बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया गया, शिक्षा के साथ खिलवाड़ किया गया। खबर अब आपको झांसी से हम देंगे, जहां पर नाली का विवाद और नाली के विवाद को निपटाने के लिए गई थी पुलिस की टीम और उस टीम पर हुआ है हमला। बड़ी खबर इस वक्त झांसी से नाली के विवाद को निपटाने के लिए पुलिस की टीम पहुंची थी इस इरादे से कि मामले को निपटा देगी, लेकिन पुलिस की टीम पर हमला हुआ। दरोगा समेत 6 से 7 पुलिस वालों की पिटाई की गई है। 9 लोगों के खिलाफ फिलहाल मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। चंद्रकांत हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए। चंद्रकांत, पूरा मामला का बताइए दर्शकों को। ये रविवार रात करीब 8:30 बजे का मसला है। रात 8:30 बजे डायल 112 को फोन किया गया कि यहाँ पर नाली का विवाद हो रहा है। इस विवाद को निपटाने के लिए डायल 112 वहाँ पहुंची, तो डायल 112 को लगा कि भीड़ काफी है और डायल 112 पर पत्थरबाजी भी उस दौरान होने लगी। डायल 112 ने थाने की पुलिस को बुलाया। थाने के पुलिस में कस्बा इंचार्ज सुरेंद्र सिंह वहाँ गए और सुरेंद्र सिंह को लोगों ने भीड़ में उनको वहां गिराकर और जमकर पिटाई कर दी और उनके साथ भी जितने लोग थे, सिपाही थे, उनकी भी पिटाई की है, पत्थरबाजी का शिकार किया गया। हालांकि रात में फिर पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है और मुकदमा भी आरोप। ठीक है चंद्रकांत, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस की टीम के साथ ये अभद्रता हुई है, मारपीट हुई है, पत्थरबाजी तक हुई है। अब एक छोटा सा ब्रेक, हम फौरन लौट रहे हैं, आप देखते रहिए एबीपी गंगा। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और अब खबर बाराबंकी से, जहां पर झगड़े की विवाद में तेजाब कांड हुआ है। झगड़ा का विवाद और उसमें तेजाब कांड।
एक परिवार ने दूसरे परिवार पर तेजाब फेंका है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बाराबंकी से दे रहे हैं। एक परिवार ने दूसरे परिवार पर तेजाब फेंक दिया, जिसमें 4 लोग झुलसे हैं। सतीश कश्यप संवाददाता और ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। सतीश, क्या विवाद हुआ था, कितने लोग इसमें घायल हुए और पुलिस ने क्या एक्शन लिया है? देखिए, मामला है बाराबंकी के कोतवाली नगर का है और यही कोतवाली नगर का पुलिस चौकी बंकी पड़ता है, वहीं की घटना है। ये बंकी कस्बे की घटना है। एक पड़ोसी में विवाद हुआ है। सब पड़ोसी जो है सर्राफा है, जिनके वहाँ जो जेवर साफ करने का तेजाब रखा होता है, उसी तेजाब से उन लोगों ने हमला कर दिया है। पुलिस के मुताबिक जो है ये कस्बा बंकी है, वहीं के जो है उत्तर टोला निवासी प्रशांत श्रीवास्तव है और उनके पड़ोसी एक जो है सराफा व्यापारी हैं गौतम सोनी। इनके बीच जो है झगड़ा हुआ था और मामूली बात को लेकर जो है विवाद इतना बढ़ गया कि जो गौतम सोनी है और उनके जो परिवार के लोग हैं, इन लोगों ने जो है दूसरे पर जो है तेजाब से हमला डाल। जी सतीश, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो सर्राफा व्यापारी बताए जा रहे हैं, घर में आभूषणों को साफ करने वाला तेजाब था, उसी से हमला किया गया। उसी में झुलसे हैं 4 लोग। पुलिस ने 2 को गिरफ्तार भी कर लिया है। खबर बागपत से, जहां पर वीके प्रकाशन के गोदाम में छापेमारी की गई है। वीके प्रकाशन और उनके गोदाम में छापेमारी की गई है। एनसीईआरटी की फर्जी किताबों की सूचना पर छापेमारी की गई है। बागपत से खबर मिल रही है। गोदाम में हालांकि फर्जी किताबों का जखीरा नहीं मिला है। 6 किताबों की जांच के लिए गोदाम मालिक को निर्देश दिए गए हैं। ये खबर आपको देते हैं और किताबों का बिल देने के निर्देश भी दिए गए हैं। बागपत के बड़ौत कोतवाली इलाके का मामला है। दरअसल मेरठ में करोड़ों की फर्जी एनसीईआरटी की किताबें मिलने के बाद ये सख्ती लगातार जारी है। एक तरफ एक्शन जारी है, दूसरी तरफ ये एक्शन पुलिस ले रहे हैं। राजीव पंडित हमारे संवाददाता खबर पर हमारे साथ जुड़ गए। राजीव, टीम पहुंची, क्या टीम को कुछ छापेमारी में मिला है? जी, सूचना मिली थी कि बागपत के बड़ौत में एनसीईआरटी की फर्जी किताबों का गोदाम में जखीरा भरा हुआ है, जिसके बाद देर रात एसडीएम और सीओ ने भारी पुलिस बल के साथ गोदाम पर छापा मारा और घंटों तक छानबीन की, लेकिन वहां पर ऐसा कुछ नहीं मिला। फिर भी पुलिस ने एहतियातन के तौर पर ठीक है, यानी कि छापेमारी के लिए पहुंची थी लेकिन पुलिस को कुछ मिला नहीं। राजीव, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। और अब बहुत महत्वपूर्ण खबर आपके लिए दिल्ली से खबर मिल रही है। 5वें दिन पेट्रोल महंगा हो गया। एक बार फिर से पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं। आज पेट्रोल के दाम 13 पैसे प्रति लीटर बढ़ गए। पेट्रोल की कीमतों में इजाफा और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होने से आम आदमी के जेब पर सीधा सीधा असर। 13 पैसे प्रति लीटर बढ़ा है और अब जो दिल्ली में पेट्रोल की कीमत है वो 81 रुपये 62 पैसे प्रति लीटर पहुंच गए। 81 रुपये 62 पैसे प्रति लीटर दिल्ली में पेट्रोल की कीमतें। जबकि डीजल के दामों की बात करें तो उसमें कोई फेरबदल नहीं हुआ है। डीजल की कीमतें वही हैं अपनी जगह पर, यानी 73 रुपये 56 पैसे प्रति लीटर डीजल की कीमतें, जबकि पेट्रोल की कीमतें 13 पैसे और बढ़ गई। 5वें दिन पेट्रोल महंगा हुआ। लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतें लोगों को परेशान कर रहे हैं। 22 दिनों से स्थिर डीजल के दाम हैं, लेकिन पेट्रोल की कीमतें लगातार 5 दिनों से बढ़ रही हैं। फर्रुखाबाद से खबर मिल रही है, जहां पर सांसद मुकेश राजपूत के पुत्र और भतीजे पर एफआईआर हुई है। सांसद मुकेश राजपूत और उनके बेटे मुकेश राजपूत के बेटे और भतीजे पर एफआईआर हुई है। दरअसल उनके बेटे अर्पित राजपूत और भतीजे राहुल राजपूत समेत 6 के खिलाफ ये मुकदमा है। मोरंग व्यवसायी विक्रांत सिंह के साथ मारपीट का मामला, उसी मारपीट के मामले में ये एफआईआर हुई है। और आपको ये बता दें कि मोरंग व्यवसायी विक्रांत सिंह राणा के साथ मारपीट के मामले में राणा की पत्नी ने अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज करवाया है। मुकदमा दर्ज हुआ है सांसद के बेटे, उनके भतीजे के ऊपर। मौके से गिरफ्तार सांसद के नजदीकी शिव कुमार बाथम का पुलिस ने चालान किया है। सांसद मुकेश राजपूत और एसओ के बीच गिरफ्तारी को लेकर जमकर नोकझोंक हुई। तो गंगा सवेरा में फिलहाल इतना ही, लेकिन उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की तमाम खबरों के लिए आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए एबीपी गंगा, खबर आपकी जुबान की।